देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़िरा का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज का जो हमारा मौजू है वो है विंटर ऑर्थोपेडिक केयर। यानी विंटर जब यहाँ पे आता है तो सर्दियों में, इन सर्दियों की ही वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है जनरली वो कदरे सुस्त हो जाता है, एक इनएक्टिव सा लाइफस्टाइल बन जाता है, और उसकी वजह से फिर जो जॉइंट एक्स होते हैं, हड्डियों की जो तकालीफ होती हैं उनमें खातिर का इजाफा हो जाता है, और फिर विंटर रिलेटेड बहुत सारी इंजरीज भी होती हैं, उनकी इंस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कहीं पे चल रहे हैं तो स्लिपरी की वजह से गिर गए, मतलब स्लिप हो जाती है तो गिर जाते हैं, तो फ्रैक्चर्स वगैरह भी के जो चांसेस होते हैं उसकी जो इंसिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने वो इसी सिलसिले में तरतीब दिया है ताकि हम ये देखें कि विंटर में क्या कुछ किया जा सकता है, कैसी एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं जिससे ये जो विंटर रिलेटेड इंजरीज हैं और जो विंटर रिलेटेड पेन्स एंड एक्स हैं एज फार एज जॉइंट्स एंड बोन्स आर कंसर्न, इनको कैसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर खुर्शीद अहमद कंगो साहब को, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत तो मैंने तमहीद में बता दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि गेटिंग वर्ड्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यू आर द अप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन क्या होता है कि विंटर में कैसे ये जो तकालीफ हैं हड्डियों की और जोड़ों की जो तकालीफ, इनकी इंसिडेंस कैसे बढ़ जाती है? तो जैसे आपने रूप साहब कहा, नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसे रूप साहब आपने कहा कि सुस्त पड़ जाती है लाइफ, तो इसमें कोई शक ही है नहीं। तो इसकी वजूहत ये है कि यहाँ पर एक विंटर में सर्दी आती है जी, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दूसरा होता है कि दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है, तो खुद लाइफ सुस्त हो ही जाती है। दोनों फैक्टर्स कंपाउंड करते हैं तो लाइफ को सुस्त बनाते हैं। हालांकि खाली यहाँ पे विंटर्स ऐसे नहीं होते हैं, यूरोप में भी होते हैं, अमेरिकाज में भी होते हैं, लेकिन वहां पे लाइफ इस कदर सुस्त नहीं होती जैसे हमारे यहाँ पे होती है। वो तो फैक्ट है कि सुस्त हो ही जाती है। अब हमें यह सोचना है कि क्या मसले पैदा होंगे तो के बावजूद किस तरीके से हम निपटारा कर सकते हैं। तो तीसरा मसला यह है कि जैसे सूरज का निकलना होता है, दिन छोटा हो गया और बादल भी आ गए, तो सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है। वो तो ग्लोबल प्रॉब्लम है सर्द इलाकों में, तो वो तो कॉमन है, अमेरिका में भी, यहाँ में भी इतनी है। बाकी फैसिलिटीज की वजह से तो हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन विंटर हम भी गुजारते हैं, वो भी गुजारते हैं, तो इंसान तो अडॉप्ट कर ही लेता है। लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उसमें फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है यहाँ तो स्लिपरी रोड कंडीशंस हो जाती है, लग जाता है, कोरा लग जाता है, तो उस पर स्लिप हो जाता है, फ्रैक्चर बढ़ जाता है जी। तो अंदर जो इंडोर्स में होता है बुजुर्गों के मसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको रात को ज्यादा उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट प्रॉब्लम जो उनको होती है जी। तो उनमें जो ये इंजुरीज वगैरह फ्रैक्चर्स वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रात को लाइट का भी मसला होता है जी। तो बुजुर्ग को हम ये सलाह देंगे कि हर एक बुजुर्ग को अपने सरहाने पे एक टॉर्च रखा करें और उनको समझाएं, जब रात को उठी किसी दूसरे को बुलाएं जी। कुछ तो खुदार होते मानते नहीं, लेकिन उनको भी वो बोलते हैं कि हम बूढ़े हैं नहीं, लेकिन जब बरदला पहुंच जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि गलती हो गई तो बच्चे उनको कोसते हैं फिर हमारे सामने कि हमने इसको बोला था हम आपके पास सोएंगे। तो ठीक है, वो ऐसे भी गुजारा जैसे भी होंगे, तो उनको अपने पास एक टॉर्च रखनी चाहिए। अगर बेड पे सोते हैं को ज्यादा लगता है कि खतरा होता है गिरने का, वो नीचे फ्लोर पर भी सो सकते हैं। तो ये बुजुर्गों के मसले बढ़ जाते हैं, बाथरूम में स्लिप हो जाती है, उनको रात को अंधेरे में कोशिश करते हैं बेचारे बाथरूम में जाने की, तो उधर स्लिप हो जाती है, जांच नहीं पाते हैं, सीढ़ी से उतरने की कोशिश करते हैं अंधेरे में, तो ये मसला बढ़ जाता है विंटर्स में, क्योंकि बिजली का मसला होता है, रात को फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं बुजुर्गों के। डॉक्टर साहब, ये जो रोड एक्सीडेंट रिलेटेड इंजरीज हैं, क्या ये भी विंटर में बढ़ जाती हैं, क्योंकि स्लिपरी रोड कंडीशंस होती हैं या वेट रोड कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं? वो तो आप कभी बरजला अस्पताल आए देखिए, जब जैसे ही बर्फ गिर जाती है तो अलग अलग एडमिशन बढ़ जाते हैं। बर्फ जैसे हमारे पास डिस्क के बीमार आते हैं, जोड़ों को बदलने के बीमार आते हैं, लेकिन जब ये बर्फ पड़ जाती है तो दूसरे दिन
تو ہمارے ہسپتال میں لائن لگ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سلپ ہوتی ہے تو انسان کتنا ڈیفینڈ کرے، کتنا بھی کوشش کرے، لیکن احتیاط تو کر سکتے ہیں جی. تو جیسے میں نے بچے لوگ تو مانتے نہیں ہیں، سائیکل نکالتے ہیں جی. ان سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنی بائکس نکالتے ہیں، جی چلو جی کوئی پرواہ نہیں، تھوڑی ہی برف گری ہے، یا برف جب پگھل بھی جاتے ہیں تو بھی وہ پھر اپنی طرف سے بائکس نکالتے ہیں، سٹنٹ کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سارا روڈ خشک نہیں ہے، کہ کہیں گیلا بھی ہو تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس پہ سلپ بڑھ جاتے ہیں. انڈورز میں بھی گھر کے اندر باہر تو نکلنا ہی ہوتا ہے سبزی لانے کے لیے، روٹی لانے کے لیے، تو انسان کو تو سلپ کا خطرہ بڑھ ہی جاتا ہے، وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو یہ جو فریکچرز ہوتے ہیں اس کو ایک جو رسٹ کے فریکچرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، ہپ کے فریکچرز وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں ونٹرز میں. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آلریڈی کچھ تکالیف ہیں جوائنٹس کی یا بونز کی جو تکالیف ہیں، کیا ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی سیویریٹی میں کچھ اثر ہوتا ہے؟ ہاں وہ تو ہے ہی، دنیا میں ہے، سیویریٹی میں بڑھ جاتا ہے. جو جیسے ریہار جس کو ہم بولتے ہیں کشمیری آرتھرائٹس جو بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو میکینزم ہوتا ہے کہ انسان گرم رہتا ہے بلڈ کی سرکولیشن کی وجہ سے. تو جب سردی پڑتی ہے باہر ایٹماسفیئر میں، ٹھنڈ لگتی ہے، تو سب سے پہلے سکن سرفیس ایریا از ایکسپوزڈ، تو جوائنٹس ایکسپوز ہو جاتے ہیں، تو بلڈ سرکولیشن ویسلز کنسٹرکٹ ہوتی ہے، یہ تو اس کا نیچرل میکینزم تھرو آؤٹ. تو جب جہاں پر خون نہیں زیادہ پہنچتا ہے وہاں سردی پڑ جاتی ہے، تو انسان کو گرم رکھنے کے لیے خون کی سرکولیشن ہوتی ہے. تو اب ہم کپڑے وغیرہ سے گرمی کرتے ہیں، لیکن آرتھرائٹس جو بھی آرتھرائٹس کے بیمار ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سختی بڑھ ہی جاتی ہے سردی میں. تو کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو آلریڈی ایسی کچھ پرابلمز کے ساتھ جوجھ رہے ہوں؟ تو ونٹر آتے آتے ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو تکالیف ہے اس کی سیویریٹی کم رہے؟ ہاں، جیسے میں بتاؤں روف صاحب، ایک بولتے ہیں آرتھرائٹس کا ایک قسم ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس. وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایج ریلیٹڈ ہوتی ہے، زیادہ تر گھٹنوں کو اثر کرتی ہے. تو اب آپ نے بتایا کہ لائف سست پڑ جاتی ہے، تو رات لمبی دن چھوٹا، لیکن ایکٹیویٹی بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن جو کھانے کا مینو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو جب اس آسٹیو آرتھرائٹس میں وزن کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے، تو جتنا انسان ان ایکٹیو رہتا ہے اور ٹائم پہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ بھی زیادہ لگتی ہے ونٹر میں. یہ تو کشمیر میں ہوتا ہے، جو کام نہیں تو کھانا ہی. تو جب وزن بڑھ جاتا ہے تو یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس کا تکلیف ہے اس میں بہت ہی زیادہ اثر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے موومنٹ. تو جیسے گاڑی پہ لوڈ ہوتا ہے، ایسے انسان کے جو ٹانگوں کے جوائنٹ ہیں ان پہ سارا وزن ہوتا ہے. تو صلاح یہ ہوگی لوگوں کو جو بھی زیادہ جن کو وزن خود کو پتا ہوتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، تو ونٹر میں تھوڑا اپنا ڈائٹ کٹیل کریں، غذا کم کھائیں، تیل کم کھائیں، روغنیات کم کریں، اور کوشش کریں کہ ایکٹیو رہیں. اب ایکٹیو کیسے رہا جا سکتا ہے؟ یہ بھی مطلب میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ونٹر میں کیا کچھ کیا جا سکتا، تو وہاں پہ سٹریس اچھا خاصا ہے آن ایکسرسائز. اب باہر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ونٹر تو ہوتا ہے لیکن گھروں کے اندر ونٹر نہیں ہوتا ہے، دکانوں کے اندر ونٹر نہیں ہوتا ہے، یا جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ونٹر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں پہ تو ایسے کچھ ویر ودال ہے نہیں. ہمارے یہاں پہ گھر بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، باہر دکانیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، جم چلا جائے وہاں پہ بھی گرمی کے کوئی خاص انتظامات نہیں ہوتے. اب ایسے میں ایکسرسائز اگر کرے انسان تو کیسے کرے، کب کیا جا سکتا ہے؟ عروف صاحب میں بتاؤں، میں بھی کشمیر میں ہی رہتا ہوں. اگر آپ دیکھیں لداخ میں اس سے زیادہ ونٹر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. رشیا میں، امریکہ میں اس سے زیادہ ٹیمپریچر، سائبیریا میں، ہمارے یہاں دراس میں. لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے 10 12 سال 20 سال سے اتنا ایسا ونٹر نہیں ہوتا جتنا 25 سال پہلے تھا. میں 60 ایئرس اولڈ ناؤ. جو بچپن میں نے ونٹر دیکھا وہ اب نہیں ہوتا. آج چلیرکان کے 15 دن ہو گئے، دن کو تو دھوپ ہوتی ہے، صرف ایک دن برف پڑی. تو ہم اپنے حساب سے اڈیپٹ کر سکتے ہیں. we may not be able to create facilities inside the homes. لیکن جیسے میرے پاس جو بیمار آتا ہے بہت ایکسرسائز کرتے ہوتے ہیں، چلتے ہوتے ہیں، تو جب وہ میرے پاس آنا رہتا ہے، ایک ریلیشن بن جاتی ہے پیشنٹ کے ساتھ ہماری. تو اب میں ان کو ونٹر کو پوچھتا ہوں کہ اب آپ واک کرتے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں. پھر میں ان کو بولتا ہوں 1 بجے سے 2 بجے تو چلو. مائنس تو نہیں ہوتا ہے 1 بجے سے 2 بجے، مائنس تو رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا. یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے انسان کی، تو ذہن بن جاتا ہے، وہ بھی بیٹھا یہ بھی بیٹھا. تو جیسے کہتے ہیں نا جمائی ایک آدمی کرتا ہے تو سب کو جمائی آتی. تو وہ سستی پھر سوسائٹی میں بن جاتی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ایکٹیو رہنا چاہیے وہ رہ سکتا ہے. کیونکہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں
وہ اگر نہیں چلیں گے تو ان کا شوگر بڑھ جاتا ہے جی. ان کو بھی جوڑوں کی تکلیف پھر بڑھی جاتی ہے, آسٹو-آرتھرائٹس ہو جاتا ہے. جی. تو ان کے لیے بھی یہ صلاح ہے کہ دن کے 12 بجے سے 4 بجے تک ایسا موسم ہوتا ہے اب کشمیر میں کہ انسان ٹوپی شوپی لگا کے گلوز لگا کے چل سکتا ہے, اور ہر ایک چل سکتا ہے. جی جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہے ہمارے یہاں پہ کلچرل نوانسز کچھ ایسے ہیں, کچھ لائف سٹائل ایسے ہیں کہ ایکسپوجر ٹو سن لائٹ بہت کم ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہاں پہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی رہتی ہے, اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہڈیوں پہ پڑتا ہے. تو کیسے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے, اس ڈیفیشنسی کو کیسے فائٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو روف صاحب, ہڈیوں پہ وٹامن ڈی کا اور بھی بہت رول ہے, لیکن ہڈیوں کا ایک رول ہے اس میں کہ جب تک آپ چلیں گے نہیں کہ آپ کی ہڈی مضبوط نہیں بنے گی. جی. یہ ایسا سسٹم ہے کہ جیسے ایک سلیب ہوتی ہے, اس میں سریا ہوتی ہے, پھر اس میں باجری ہوتی ہے, پھر سیمنٹ ہوتا ہے. جی. ایسا ہی سسٹم ہڈی کا اللہ نے بنایا ہے. جی. تو دیر واز اے سائنٹسٹ ہو سیڈ دیٹ بون از لیڈ along the lines of citrus. جی. جب تک آپ ہڈی کو استعمال نہیں کریں گے تو اس میں ڈپازٹ نہیں ہوگی. جو آپ کیلشیم کھائیں گے وہ کام نہیں کرے گا. جی. جو آپ وائٹامن ڈی کھائیں گے کام نہیں کرے گا جب تک چلیں گے نہیں. جی. کیونکہ بون از لیڈ along the lines of citrus. جی. جب تک آپ اس پر چلیں گے نہیں, جب اس پر وزن نہیں پڑے گا, اس پر وزن نہیں پڑے گا, ایکٹیو نہیں رہے گی, اس پہ کیلشیم ڈپازٹ نہیں ہوگا, آپ کی ہڈی اسٹرانگ نہیں بنے گی. جی. وہ جو وائٹامن ڈی کا مسئلہ ہے, اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی وائٹامن ڈی کھاتے ہیں. اس سے بڑی پرابلم, بہت پرابلمز ہوتی ہیں. ہاں, وائٹامن ڈی شوڈ بی ٹیکن. جی. اٹ شوڈ بی ٹیکن ان اسمال ڈوزز. جی. ڈاکٹر کی صلاح سے لینا چاہیے. جی. جی. ایسا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کڈنی پہ بڑی پرابلم کرتا ہے اگر وائٹامن ڈی خود کھائے گا بیمار. جی. جی. یہ کشمیر میں ایک کلچر چلا ہے کہ پوریاں کھائیں گے, پہلے وہ حکیم دیتے پوریاں, اب وائٹامن ڈی پوری میں آتا ہے. جی. سو دے ریفیوز ٹو ٹیک کیلشیم, مانتے نہیں کھانا, ہم پوری کھاتے ہیں. ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کڈنی پہ اثر کرتا ہے اگر یہ حد سے زیادہ ہو جائے. انفیکٹ یہاں پہ جو میرے مشاہدے میں آیا ہے, یہ جو وٹامن ڈی کی ٹاکسسٹی کی وجہ سے کڈنی ڈیزیز ہے, اس کی انسیڈنس بھی کافی زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. وہ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں, نیفرالوجی والے, کہ وٹامن ڈی, اور ہم بھی لوگوں کو صلاح دیتے ہیں کہ آپ جب وٹامن ڈی کھائیں تو ڈاکٹری مشورے سے کھائیں, علاوہ نہیں کھائیں. جتنا ضروری اتنا کھائیں, کھانا چاہیے. اب یہ تو ایک ہوا کہ ہم وائٹامن ڈی ایز سپلیمنٹس لیتے ہیں, لیکن کیا ہم ڈائٹ ایسا نہیں لے سکتے جس سے ہم وٹامن ڈی کی جو ضروریات ہیں ہمارے جسم کی وہ پوری ہو سکیں, یا سن لائٹ کا ایکسپوجر بڑھا دیں؟ سن لائٹ تو ہم بنا نہیں سکتے, وہ تو اوپر سے آتی ہے. ایکسپوجر میں ایکسپوجر بڑھا سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں وائٹامن ڈی. کیلشیم تو کھا سکتے ہیں, ہڈیاں اسٹرانگ رہیں گی. تو بٹ سیلف میڈیکیشن سے نہیں. سیلف میڈیکیشن سے نہیں. جیسے دوز جو ہماری ماں بہنی جن کی ماہواری ختم ہوتی ہے, ان کو تو کیلشیم کھانا ہی ہوتا ہے. جی. اٹ شوڈ بی پارٹ آف دیئر ڈیلی انٹیک. دے شوڈ سب کیلشیم سپلیمنٹ شوڈ بی ٹیکن بائی دا لیڈیز. ماہواری کے بعد ان کو کیلشیم کھانا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. وہ کتنا کھانا ہے وہ ڈاکٹر بتائے گا, لیکن کھانا تو ہے. جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ونٹر میں, یہ تو سال بھر سننے کو ملتی ہے, دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن ونٹر میں اس کی سیویرٹی شاید بڑھ جاتی ہے, اور اس وجہ سے اس کی متعلق جو بات ہوتی ہے وہ کافی زیادہ, وہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکس, جوائنٹ ایفیوژنز وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو لوگ وہ کراتے رہتے ہیں درد کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, اور جب سردی ہو تو اس کی جو سیویرٹی وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. سیویرٹی بڑھ جاتی ہے, لیکن یہ سائنس سے تو پروڈ ہے نہیں کہ بڑھ جاتی ہے, لیکن ان ایکٹیویٹی سے بڑھ جاتی ہے. جی. اگر ایک ریہار کا مریض ہمارے پاس ہوگا جو روز ایکسرسائز کرتا ہوگا, تو ونٹر میں اس کو سردی لگے, وہ بیٹھ گیا, جی, تو اس کے تو جوڑ اکڑ جاتے ہیں. جی. کیا روف صاحب, ایک پیشنٹ کو میں نے دیکھا, اس کو کمر میں فریکچر ہو گیا تھا, تو وہ 6 مہینے اس نے ریسٹ کیا خود ہی, ڈاکٹروں نے نہیں بولا. تو 6 مہینے کا بیچارہ 35 سال کا وہ جوان تھا, ہی واز ناٹ ایبل ٹو بینڈ. تو جب میرے پاس ہے, میں نے بولا کہ آپ تو ایکسرسائز کرو, آپ کام کو نکلو. اٹ ٹک می 2 weeks ٹو کنونس ہم دیٹ ہی از فٹ فار ورک. تو یہ سارا انسانی ذہن پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, جو کوشش کرے گا فٹ رہنے کی وہ رہ سکتا ہے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سائنٹیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پروون نہیں ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایفیوژنز ہے یا وہ چلو جلدی ریچارج کرو. یہ کیا
मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक, मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। इनएक्टिविटी की वजह से ज्यादा बढ़ते हैं, न कि सर्दी की वजह से। ये जरूरी है जी। इनएक्टिविटी की वजह से बढ़ जाएंगे। यानी आपका फिर जो एक साइंटिफिक स्ट्रेस होगा वो होगा ऑन एक्टिव लाइफ। यस कि जितना हो सके इंसान एक्टिवली अपनी जिंदगी हर एक जो पेशेंट री में मुब्तला होगा, ज्वाइंट की प्रॉब्लम होगी, उसको अपने ज्वाइंट्स को एक्टिव रखना है, मूव करना है, ज्वाइंट्स को चलना है, उसको हड्डियां स्ट्रांग रखने के लिए उसको चलना है जी। रेस्ट के बजाय चलना बेहतर है जी। हाँ, अगर डॉक्टर सलाह करे कि आप रेस्ट को कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए पहले जहन को तैयार करना है जी। खाना कम खाना है जी। चलना है, रोटी लानी है, जहां बाजार से लाओ जी। कहीं जाना है थोड़ा सा पैदल चलो जी। गाड़ी का इंतजार स्टॉप पे नहीं करो, दूसरे स्टॉप तक चलो। आपको लगता है कि यू कैन कैलकुलेट कि तब तक मैं उतना चल सकता हूं, तो जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी आपकी हड्डियां ठीक रहेंगी, उतना आपके जो चेस्ट का निजाम है वो ठीक रहेगा, सारे सिस्टम ठीक रहेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो विंटर्स की वजह से कम और इनएक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा वो हम खुद बढ़ा रहे हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल विंटर में भी रख सकते हैं जी। हाँ जी। एक कल्चरल शिफ्ट की जरूरत है, बिकॉज कल्चरली हम ऐसे अवेयरनेस की जरूरत है। रूप साहब, मैं इसलिए आया हूँ इस खास वजह से कि ये जो आजकल हम वॉक कर सकते, वी कैन शिफ्ट द टाइम फॉर द वॉक। जी। द पर्सन हु इज, जिसको आदत है चलने की, वो 2 बजे से 3 बजे तक चले, 12 बजे से 1 बजे तक चले, चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, चल सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने किसी पेशेंट की बात करी कि उसके कमर में कुछ तकलीफ थी, तो मैं जब आज के इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो बैक प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ शॉवलिंग। अब बर्फ गिरी तो बर्फ को उठाना है, नॉर्मली तो आदत होती नहीं है हमें, अगर घर में ऐसे कुछ काम हो तो हम उसके लिए बाहर से हेल्प बुलाते हैं, मजदूर को ले आते हैं। अब बर्फ जब गिरी है तो उस वक्त तो मजदूर मिलने से रहा, अब खुद आपने एक बेलचा उठाया तो शॉवलिंग कर लेते हैं, उसको बर्फ को साफ करने की कोशिश, तो अक्सर फिर उसकी वजह से फिर मतुलशीन तो मंशुम कमरस वो तो होगा ही, तभी तो मैं बता रहा हूँ रूप साहब, जो एक्टिव इंसान होगा, जो अपने बैक एक्सरसाइज करता होगा, चलता होगा, उसको तो शॉवल उठाने से खतरा नहीं है डिस्क होने का। खतरा उसको जो पहली बार बाहर निकला, साल भर ड्यूटी करता रहा, उधर से आके घर में बैठा, फिर बर्फ के दिन अचानक उसने शॉवल उठाया, तो उसको तो खतरा है ही जी। तो उसको क्या सलाह देंगे? उसको कहेंगे कि आप पहले अपने आप को तो वार्म अप करो, पहले 1-आधा घंटा चलो, फिर आप बैक पे स्ट्रेस डालो, क्योंकि ऑल मसल्स हैव टू बी फर्स्ट एक्टिव, टू दे कैन नॉट बी सडनली एक्सपोज्ड टू सम एक्टिविटी। जी जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो पर्टिकुलरली हम बुजुर्गों में देखते हैं यहाँ पे, वो है जिनको हम मुख्तलिफ किस्म की जो डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं, अक्सर जब जॉइंट पेन्स लेकर के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, या आमतौर से जब अपने सर्कल्स में भी बात करते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि ये एक डीजनरेटिव चेंज है, इसमें शायद वो लुब्रिकेशन अब उतनी नहीं है जितनी दरकार है या जितनी जवानी में होती थी। तो ये जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें बता दें। रूट्स ऑफ डीजनरेटिव चेंज ऐसी है जैसे मेरे बाल सफेद हो गए हैं जी, तो किसी दूसरे आदमी को चश्मा लगा होगा जी, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द पॉजिटिव एटीट्यूड इफ यू हैव इन योर लाइफ जी। डीजनरेटिव चेंज जब डॉक्टर उसको बोलता है कि वो एक एजिंग प्रोसेस होती जी, हर सिस्टम में एजिंग होती जी। जैसे आप देखेंगे बुजुर्ग को प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, हार्ट का मसला हो सकता है, जोड़ों का मसला हो सकता है, गाउट का मसला हो सकता है, तो दैट डज नॉट मीन दैट ही विल नॉट कीप द लाइफ गोइंग, ही कीप्स द लाइफ गोइंग। इसमें भी यही एक एटीट्यूड की जरूरत है कि डिजेनरेटिव चेंजेस विल नॉट गो बाय सिटिंग एट वन प्लेस। जी, यू कैन फाइट द डिजेनरेटिव चेंजेस,
अपने एक्टिव लाइफस्टाइल से हर एक जो आर्थराइटिक बीमार होगा, जो भी बीमार एक्सरसाइज करता है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है अपनी लाइफ, और उसको दवाइयों की कम जरूरत पड़ेगी। ये आर्थराइटिक चीज दे विल इंक्रीज, क्योंकि बैठने से वजन बढ़ जाएगा तो जॉइंट्स पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जॉइंट्स की जो लुब्रिकेशन वो कम हो जाएगी। जी, यानी इसके लिए भी आप यही सजेस्ट करेंगे कि जितना हो सके इंसान अपनी लाइफ को एक्टिव रखे, ग़िज़ा कम खाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। एक और मसला जो हमारी सोसाइटी में विंटर्स में आप देखते हैं कि स्ट्रोक का मसला बढ़ जाता है। जी हाँ जी, उसकी मिसोसफेट काला सराग, उसको ये हो गया। ये मसला है कि हम सर्दियों में तो सोडियम इवापोरेट तो ज़्यादा नहीं होती है, रक्ष नहीं वहाँ की, पसीना नहीं आता है, तो नमकीन चाय चली जाती है। जी, जो रिकमेंडेड डोज है 5 ग्राम से साल्ट 24 घंटे में ज़रूरत नहीं है। तो हम जो साल्ट का इंटेक कश्मीर में बहुत ज़्यादा है जी, जो हम बाजार से रोटी लाते हैं, उन बेचारों को कोई रोटी लेता नहीं है जब तक वो नमक ऐड नहीं करेंगे। तो वो बेचारे मजबूरन जो नानवाई हजरात हैं वो उसको नमक, उनको लिए नमक तो महंगा होता है, वो कहते हैं हम डालते नहीं, लेकिन लोग खाते नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम है, जो ब्लड प्रेशर का मर्ज है यहाँ। तो ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ है इसमें नमक का एक खास रोल होता है। तो विंटर में जो स्ट्रोक के मसले होते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। तो विंटर में यह सलाह है कि नमक का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है लोग काम करते हैं, पसीना आता है, सोडियम निकलता है जी। तो डॉक्टर साहब क्या आप कुछ ऐसी चीजें सजेस्ट कर सकते हैं कि विंटर में एक तो ये है कि जितना हो सके हम खुद को एक्टिव रखें, दूसरा ये कि एज फार एज आवर डाइटरी इनटेक्स आर कंसर्न कि क्या कुछ किया जा सकता जिसमें कुछ कल्चरल चेंजेस भी हमको लानी पड़े। जैसे नमकीन चाय पीना हमारे कल्चर का हिस्सा है, नमक के बगैर पी सकते हैं। तो अजीब सा लगता है कि जब कोई ये कहे कि नहीं नमकीन चाय आप बंद कर लीजिए या नमक कम डाल करके पी लीजिए, तो क्या ऐसी चीजें आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जो लोगों को जहां पे एक वी विल हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर रेगुलर कल्चरल थिंग्स, कि ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, जैसे नमकीन चाय का मैंने नमकीन चाय तो बंद नहीं की ना, मैंने कहा नमक कम करो जी। नमकीन चाय तो ठीक है पी सकते हैं जी, वो तो चाय के साथ इंसाफ होता ही नहीं है, हम उसको दूध मिलाते आधी चाय तो रहती नहीं है। जब उसमें दूध भी मिलाया, नमक मिलाया तो चाय तो वो कम हो जाएगी। सोडियम तो खाली सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, तो अगर प्रॉब्लम सोडियम की वजह से उसमें तो दोनों चीजें होती है, दो सोडियम तो ऐड हो जाता है जी, वही सोडियम तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है जी। तो वो तो एक कल्चर में प्रॉब्लम है हमारे, तो नमक तो कम कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। विंटर में खासकर नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए जी, हर एक के लिए, हर एक को विंटर में नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो वैसे भी नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, 5 ग्राम तो बहुत कम होता है मकदार 24 घंटे में जी। ये कहा जाता है कि अगर आप जो नेचुरल ग़िज़ाएं खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जो दाल पकाते हैं, ऊपर वाले ने उसमें सोडियम पहले ही रखा हुआ है जी, उससे भी वो बराबर होता है, पर्टिकुलरली प्रोटीन्स में तो बहुत ज्यादा होता है। तो सोडियम तो होता है, बॉडी को मिलता है, लेकिन अब जब है तो 5 ग्राम से अलावा नहीं खाई एडिड साल्ट, बस 5 ग्राम टोटल लिमिट है। एक चीज जो विंटर में होती है वो कि लोग में हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, पानी कम पीते हैं, तो चमोत्रेश, वो तो मसला है, अगेन वो एक प्रॉब्लम है, वो तो मसला है। पानी होती है क्योंकि रात लंबी हो जाती है, ये तो रीनल स्टोन्स वाले जो बीमार होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाता है जी। तो उनके लिए एक सलाह होती है, वो तो यूरोलॉजिस्ट भी देते हैं कि रात को कम से कम उठना चाहिए एक बार पेशाब करने लिए उनको, क्योंकि वो जब सोएं उस टाइम पानी ज्यादा पिए जी, ताकि हाइड्रेशन उनको काफी रहे। वैसे आम लोगों को तो ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ जो हमाम का इस्तेमाल करते हैं उनमें डिहाइड्रेशन का बढ़ जाता है, और वैसे ब्लोअर चलते रहते हैं, हीटर चलते, हीट बहुत ज्यादा, एसी वगैरह चलते हैं। यहाँ सोसाइटी आगे बढ़ रही है, वजह से भी डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है। पानी थोड़ा सोने के टाइम 1 गिलास पानी पिया करें जी, वो काफी रहेगा। सोने के टाइम 1 गिलास, अलावा खाना खाने के बाद सोने के टाइम 1 गिलास पानी कम से कम पिया करें, ताकि वो रात को उठना पड़े, उससे जो स्टून वाले बीमार होंगे उनको उससे फायदा आएगा जी। डॉक्टर साहब, एज एन ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट, अगर मैं आपको कहूं कि ये आप अपनी कुछ सजेशंस को आप एनकैप्सुलेट कर लीजिए 1 2 3 4 करके, कि क्या क्या चीजें की जा सकती है विंटर में इंजरीज को अवॉइड करने के लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए, और ओवरऑल जो हमारे जो तकालीफ हैं जॉइंट्स रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड, उनको कंट्रोल में रखने के लिए। तो व्हाट वुड बी दोज फ्यू सजेशंस जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहिए? जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट का कम एक्सपोजर होता है जी,
धूप तो निकलती नहीं है जी, तो विटामिन डी का इस्तेमाल करें विंटर में, लोग कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बगैर नहीं करें जी। तो जैसे आपको लगेगा कि सड़क पे स्लिप है तो बाइक कम से कम ना निकाले बच्चे, उनके अपने पेरेंट्स का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अगर देखते हैं कि सड़क पे स्लिप है तो बाइक ना निकालें, क्योंकि जो बाइक से एक्सीडेंट होता है तो ये बड़ा जवान होता है, तो इसकी फिर लाइफ की जो परफॉर्मेंस होती है वो तो पूरी इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि एक जॉइंट में उसको दर्द रहता है, लिंप रहता है, तो उसकी जो साइक होती है, जो उसका जहनी दबाव बढ़ जाता है, उसको सारी लाइफ पड़ जाता है और पेरेंट्स को भी बड़ी परेशानी पड़ती है। तो बुजुर्ग जो होते हैं गाड़ी का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है तो उनको ड्राइव नहीं करना चाहिए विंटर्स में, जैसे बर्फ पड़ेगी। और आम लोगों को भी तो बर्फ में तो वही बोलते हैं कि स्पीड कम क्या करो, करते नहीं है ना, नहीं तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो वो एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना है कि मैं किसी दूसरे को जगह छोड़ूं, मैं आहिस्ता चलूं, अपने को भी बचाऊं, दूसरे को भी ज्यादा जल्दी होती नहीं है। टाइम तो हमारे पास भी जितना हम सड़कों पे पोज करते हैं, जिस तरीके से चल करके है, लेकिन हम दिखाते हैं कि एज इट की बहुत। तो एक्टिव लाइफ स्टाइल रखें, 12 बजे से 1 बजे तक लोग वॉक करें, जो भी करता है साल भर उसको भी करना चाहिए, जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए जी। जो करते साल भर वो तो उनका तो निभ सकता है मसला, क्योंकि वो 9 महीने काम करते हैं। जो नहीं चलते उनको कम से कम विंटर में तो वो चला करें 1 बजे से 2 बजे तक। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मसला है, जो रोगनियात का इस्तेमाल है वो थोड़ा कम करें जी। विंटर में तेल का कम इस्तेमाल करें, थोड़ा ग़िज़ा भी कम खाएं जी। तो वो ग़िज़ाएं खाएं जिनमें शुगर कम हो जी, फैट कम हो जी। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दाल खा सकते हैं कि दाल प्रोटीन का सोर्स है, अच्छा सोर्स है जी। बाकी भी मिनरल्स होते हैं दालों में, वो इस्तेमाल करें जी। तो बाकी जो घर के अंदर जो एहतियात होते हैं बुजुर्गों के लिए, जो लाइट का इंतजाम रहे, बाथरूमों में उनको स्लिप का ना खतरा रहे, ये विंटर्स के लिए खास सलाह होगी मेरी तरफ से नाज़रीन को जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो ये एक ऐसी बात है, मतलब एक ऐसा मौजू है जिस पे हम घंटों बात कर सकते हैं। क्या करें कि टेलीविज़न के फॉर्मेट की अपने कुछ तकाजे होते हैं, और मुझसे ये कहा जा रहा है कि हमारे आज की जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारे नाजरीन के साथ अपने जो आपके आइडियाज़ हैं वो अपनी एक्सपर्टाइज आपने शेयर की। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। Zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan yar do nar khat zalan